Assalamu alaikum ji. I hope you are doing good. This is Advocate Usman Abid and you are watching the law session. In today's session we will do Article 199 of the Constitution of Pakistan. ये jurisdiction of High Court से related है, जिसे आम ज़ुबान में हम writ jurisdiction भी कहते हैं. So ये बड़ा important article है, इसको in detail थोड़ा सा देखेंगे. So jurisdiction of High Court sub article 1. सब्जेक्ट टू द कॉन्स्टिट्यूशन इफ़ देयर आर एनी रिस्ट्रिक्शंस किसी भी किस्म की हैं कॉन्स्टिट्यूशन की, उनको कंसिडर किया जाएगा. अ हाई कोर्ट में इफ़ इट इज़ सेटिस्फाइड दैट नो अदर एडुकेट रेमेडी इज़ प्रोवाइडेड बाय लॉ. सो पहली कंडीशन, जो मेन कंडीशन है वो क्या है अंडर आर्टिकल 199 कि कोर्ट को पहले ये सेटिस्फाई करना पड़ेगा. देखिए, हमने कोई रिट पिटिशन फाइल की है तो उसके लिए पहले हमें बताना पड़ता है कि ये रिट पिटिशन मेंटेनेबल है. क्योंकि हमारे पास कोई दूसरी रेमेडी अवेलेबल नहीं है. हमने जितनी भी रेमेडीज़ थी उनको एग्जॉस्ट कर लिया है. सो अब हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है कि हम कोर्ट में आके एक पिटिशन अंडर आर्टिकल 199 फाइल करें. सो ये मेन रिक्वायरमेंट है. देखें, अगर आप गवर्नमेंट के किसी डिपार्टमेंट के अगेंस्ट कोई अगर रिट पिटिशन वगैरह फाइल करना चाहते हैं तो ऐसा नहीं हो सकता कि आपने डायरेक्ट पिटीशन तैयार की और हाई कोर्ट में जाके फ़ाइल कर दी. नहीं, पहले आपने उस डिपार्टमेंट को अप्रोच करना है. जो फॉरम्स अवेलेबल हैं पहले उन पे जाना है. जब उन सबको एग्जॉस्ट कर लिया, आपको रिलीफ नहीं मिला, आपकी दादरसी नहीं हुई, तो उस सिचुएशन में आपने हाई कोर्ट में अंडर आर्टिकल 199 एक पिटीशन फाइल करनी है. अब यहाँ पे सब आर्टिकल 1 में मेन जो रिक्वायरमेंट बताई गई है वो पहले यही बताई है, इफ़ इट इज़ सेटिस्फाइड कि अगर हाई कोर्ट मुतमईन होगी दैट नो अदर के कोई दूसरी एडुकेट मुनासब रेमेडी आपके पास अवेलेबल है ही नहीं, तो फिर इस सिचुएशन में कोर्ट किसी किस्म का ऑर्डर करेगी, इस पिटीशन को सुनेगी. ये पिटीशन उसी सूरत में मेंटेनेबल होगी. नेक्स्ट, अब ये अगर हाई कोर्ट सेटिस्फाई होती है तो उसके बाद क्या कर सकती है हाई कोर्ट. नंबर 1, ऑन एप्लीकेशन ऑफ एनी एग्रीव्ड पार्टी मेक एन ऑर्डर. अब यहाँ पे जो दूसरी रिक्वायरमेंट आई है वो है एग्रीव्ड पार्टी, कि जो भी पिटिशनर है, जो ये पिटिशन अंडर आर्टिकल 199 फाइल कर रहा है, उसको एग्रीव्ड होना चाहिए. यानी वो खुद एग्रीव्ड है फिर वो पिटिशन फाइल कर सकता है. ये नहीं कि मेरे एक दोस्त का कोई मैटर है और मेरा उससे कुछ लेना देना नहीं है, लेकिन हाई कोर्ट में जाके मैं उसके बिहाफ पे अंडर 199 एक पिटीशन फाइल कर दूं कि जी उसके साथ बड़ी ज़्यादती हो रही है, ये डिपार्टमेंट उसकी बात नहीं सुन रहा. नहीं, एग्रीव्ड होना चाहिए. वो पर्सन जो एग्रीव्ड है, जिसका मैटर है, वो ही आएगा एज ए पिटिशनर, और कोई दूसरा नहीं आ सकता. ऑन द एप्लीकेशन, यानी आपको एक पिटीशन फाइल करनी पड़ेगी ऑन एनी ऑफ एनी एग्रीव्ड पार्टी. जो पार्टी एग्रीव्ड है वही करेगी. मेक एन ऑर्डर, अब ये हाई कोर्ट ऑर्डर कर सकती है. मेक एन ऑर्डर, एप्लीकेशन फ़ाइल की, कोई दूसरा फॉरम नहीं था, एग्रीव्ड पार्टी थी वो पिटिशनर, पिटीशन जो है वो काबिल समाअत है. उसके बाद अब कोर्ट ऑर्डर क्या कर सकती है. नंबर 1, डायरेक्टिंग अ पर्सन, किसी भी पर्सन को डायरेक्ट करेगी परफॉर्मिंग विद इन द टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन ऑफ द कोर्ट. अब किसी भी ऐसे पर्सन को कोर्ट ऑर्डर कर सकती है, कोई डायरेक्शन दे सकती है जो कोई फंक्शंस परफॉर्म कर रहा है उस कोर्ट की जुरिस्डिक्शन में. ये भी ज़रूरी है कि मैटर हो पेशावर हाई कोर्ट का और हम यहाँ पे आके सिंध हाई कोर्ट में फ़ाइल कर दें, तो वो पर्सन जिसके ख़िलाफ़ आप कर रहे हो वो तो सिंध हाई कोर्ट की जुरिस्डिक्शन में नहीं आता. सो ये भी ज़रूरी है कि उस हाई कोर्ट की जुरिस्डिक्शन में वो पर्सन काम कर रहा हो. कोर्ट क्या करेगी. नंबर 1, डायरेक्टिंग अ पर्सन परफॉर्मिंग विद इन द टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन ऑफ द कोर्ट फंक्शंस इन कनेक्शन विद द अफेयर्स ऑफ फेडरेशन. या तो वो पर्सन जो है फंक्शंस परफॉर्म कर रहा है किसके, फेडरेशन के, वफाक के, और अ प्रोविंस या प्रोविंस के, और अ लोकल अथॉरिटी या किसी लोकल अथॉरिटी के वो बंदा जो है वो फंक्शंस परफॉर्म कर रहा है, उसको कर सकती है डायरेक्ट. टू रिफ्रेन फ्रॉम डूइंग एनीथिंग ही इज़ नॉट परमिटेड बाय लॉ टू डू. यानी कोर्ट उसको डायरेक्शन दे सकती है कि भाई आप ये काम नहीं करो. कोर्ट उसको रोक सकती है जिसका लॉ ने उसको परमिट ही नहीं किया और वो काम कर रहा है. सो कोर्ट यहाँ पे उसको
रोक सकती है, उसको रेफ्रेन कर सकती है किसी भी काम के करने से, नंबर 1। और टू डू एनीथिंग ही इज़ रिक्वायर्ड बाय लॉ टू डू, या उसको ये भी डायरेक्शन दे सकती है कि जो काम करने का वो पाबंद है और वो नहीं कर रहा, कोर्ट उसको डायरेक्ट कर सकती है कि आप ये काम करो। तो पहली बात, जब एप्लीकेशन दी जाएगी किसी एग्रीव्ड पर्सन की तरफ से, तो कोर्ट क्या ऑर्डर कर सकती है, किसी भी ऐसे पर्सन को जो वफाक के या सूबे के या किसी लोकल अथॉरिटी के कोई फंक्शंस परफॉर्म कर रहा है, तो कोर्ट उसको 2 किस्म के ऑर्डर दे सकती है। या तो उसको कह सकती है कि आप ये काम ना करो, कानून में आपको इसका अलाउ नहीं किया गया, या दूसरा कोर्ट उसको कहेगी आप ये काम करो, आप इस काम को करने के पाबंद हो। सो नंबर 1 ये ऑर्डर कोर्ट कर सकती है। नंबर 2, डिक्लेयरिंग दैट एनी एक्ट डन, कि कोर्ट डिक्लेयर कर सकती है कि कोई भी एक्ट जो किया गया और या proceedings taken within the territorial jurisdiction of the court by a person performing functions in connection with the affairs of the federation, a province or a local authority has been done or taken without lawful authority and is of no legal effect। यहाँ पे कह रहे हैं कि कोर्ट उस एग्रीव्ड पर्सन की एप्लीकेशन पे ये भी ऑर्डर कर सकती है कि किसी पर्सन ने कोई एक्ट परफॉर्म किया है जो कि कोर्ट की, या कोई उसने प्रोसीडिंग्स हैं वो की हैं इसी कोर्ट की टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन में, किसी ऐसे बंदे की तरफ से जो कि किसी फेडरेशन के, किसी सूबे के या किसी लोकल अथॉरिटी के अफेयर्स से रिलेटेड उसने कोई फंक्शन परफॉर्म किए हैं, तो कोर्ट ये भी डिक्लेयर कर सकती है कि ये जो इसने एक्ट्स किए हैं, ये जो इसने फंक्शन परफॉर्म किए हैं, ये इलीगल है, इनकी कोई कानूनी हैसियत नहीं है। हैज़ बिन डन और टेकन विदाउट लॉफुल अथॉरिटी, कि उसके पास अथॉरिटी नहीं थी, उसने ये जो काम किए हैं, एंड इज़ ऑफ नो लीगल इफेक्ट, यानी उनको नल एंड वॉइड डिक्लेयर कर सकती है, उनको सेट असाइड कर सकती है। सो पहला कोर्ट क्या कर सकती है, उस पर्सन को कह सकती है कि आप ये एक्ट करो या आप ये ना करो। दूसरे में कहा गया है कि अगर उसने कोई एक्ट्स परफॉर्म कर लिए हैं, कोई फंक्शंस परफॉर्म कर लिए हैं और उसके पास अथॉरिटी नहीं थी, तो कोर्ट डिक्लेयर कर देगी कि इसने ये जो एक्ट किए हैं इनका कोई लीगल इफ़ेक्ट नहीं है। अब बी, ये क्लॉज 1 में 2 बताई गई थी। अब क्लॉज बी, ऑन द एप्लीकेशन ऑफ एनी पर्सन, यहाँ पे भी कह रहे हैं कि अगर कोई पर्सन एप्लीकेशन देता है, मेक एन ऑर्डर, तो हाई कोर्ट यहाँ पे क्या ऑर्डर कर सकती है। ए में 2 बातें थी, अब बी में 2 बातें हैं। डायरेक्टिंग दैट अ पर्सन इन द कस्टडी विद इन द टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन ऑफ द कोर्ट बी ब्रॉट बिफोर इट सो दैट द कोर्ट मे सेटिस्फाई इटसेल्फ दैट ही इज़ not being held in the custody without lawful authority or in an unlawful manner। ये हैबियस कॉर्पस हब्से बेजा के लिए अगर हम पटिशन फाइल करते हैं, तो यहाँ पे कोर्ट किसी पर्सन की एप्लीकेशन पे कहेगी, ऑर्डर ये करेगी कि आप इस पर्सन को, इस डेटिन्यू को मेरे सामने लेके और हम देखेंगे कि क्या इसको इलीगल कस्टडी में तो नहीं रखा गया। तो उसके बाद ये अब उससे रिलेटेड है, जो हैबियस कॉर्पस की एक पटिशन हम फाइल करते हैं कि हब्से बेजा में किसी को रखा। सो इस किस्म का ऑर्डर करेगी कि उस पर्सन को मेरे सामने लेके आओ, कोर्ट ये ऑर्डर करेगी। यहाँ पे मैं वैसे थोड़ा सा बताता रहूँ, देखिए जब भी हैबियस कॉर्पस की हम पटिशन फाइल करते हैं हाई कोर्ट में अंडर आर्टिकल 199, तो इसमें जब कोर्ट ऑर्डर कर देती ना, तो ऑर्डर हमेशा यही करती है, पुलिस को करती है कि आप ये डेटिन्यू जो है, जो ये मगवी है या मगविया है, उसको कोर्ट के सामने प्रोड्यूस करो। और जब तक पुलिस उस डेटिन्यू को या एक से ज़्यादा डेटिन्यूज़ को प्रोड्यूस नहीं करती, तो उनकी जान नहीं छूटती। उनका काम सिर्फ इतना होता है कि कोर्ट ने ऑर्डर कर दिया, भाई हमने इनको रिकवर करके कोर्ट के सामने लेके जाना है, फिर आगे कोर्ट डिसाइड करती है कि इसको इलीगल कस्टडी में तो नहीं रखा गया। जिसके पास उसकी कस्टडी जाना होती है, उससे अगर वो मेजर है तो उससे भी पूछा जाता है। सो उसकी कस्टडी से रिलेटेड कोर्ट अपने आप को सेटिस्फाई करके फिर ऑर्डर फाइनली पास करती है कि इसको अगर किसी ने रखा था, लॉफुल कस्टडी में था, अनलॉफुल कस्टडी में था, ये मैटर बाद के आते हैं। लेकिन ज़रूरी होता है कि अगर इसमें नोटिस करके कोर्ट ने ऑर्डर कर दिया, तो उस पर्सन को कोर्ट के सामने लेके आना। पुलिस वालों की इसमें जान नहीं छूटती होती। अब इसमें बी क्लॉज में दूसरा क्या कह रहे हैं, रिक्वायरिंग। अब ये कोर्ट दूसरा क्या ऑर्डर कर सकती है, रिक्वायरिंग अ पर्सन
विद इन द टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन ऑफ द कोर्ट, यानी इन सब में ये कह रहे हैं कि उस टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन में वो पर्सन होना चाहिए। अब ऐसा मैंने वो पहले भी एग्जांपल दी कि पेशावर का मैटर हो तो हमने सिंध हाई कोर्ट में जाके नहीं दायर कर देना, कोर्ट ने देखना है कि मेरी टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन, सिंध हाई कोर्ट की टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन सिंध तक, सो टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन को कंसिडर करना है। अब ये सेकंड में क्या करें, बी की, requiring a person within the territorial jurisdiction of the court holding or purporting to hold a public office to show under what authority of the law he claims to hold that office। ये कोवरेंटो वाली बात है कि अगर आपने कोर्ट किसी भी बंदे को ऑर्डर कर सकती है, भाई आओ और मुझे बताओ कि आपने ये जो पब्लिक ऑफिस होल्ड किया हुआ है किस लॉ के अंडर किया है, आपके पास क्या अथॉरिटी, ये कोवरेंटो की बेसिकली उसकी बात कर रहे हैं। अब इसमें नेक्स्ट है सी, ए क्लॉज होगी उसमें 2 किस्म के ऑर्डर कर सकते हैं, बी क्लॉज होगी उसमें 2 किस्म के ऑर्डर कर सकते हैं, और सी क्लॉज, अब ये बड़ी इंपॉर्टेंट है, ऑन द एप्लीकेशन ऑफ एनी अग्रीव्ड पर्सन। देखें जब हमने ए क्लॉज पढ़ी थी वहाँ पे वर्ड यूज़ आया था एग्रीव्ड पर्सन का, वो जो ऑर्डर अगर कोर्ट ने करने हैं तो उस पर्सन का एग्रीव्ड होना ज़रूरी है। जब हमने बी पढ़ी थी तो उसमें एग्रीव्ड का वर्ड नहीं था, ऑन द एप्लीकेशन ऑफ एनी पर्सन। अब उसमें हेबियस की पिटीशन या कोवरेंटो की पिटीशन, उसमें एग्रीव्ड होना ज़रूरी नहीं है। ऑब्वियसली अगर हेबियस पिटीशन हबसे बेजा की पिटीशन फ़ाइल किया तो डेटिन्यू ने खुद तो नहीं फ़ाइल करनी, उसका कोई जानने वाला कोई भी पर्सन फ़ाइल कर सकता है, तो इसलिए वहाँ पे एग्रीव्ड होना ज़रूरी नहीं है। सेम लाइक जब कोवरेंटो की आएगी, किसी पब्लिक ऑफिस किसी पर्सन ने अगर कोई खाम खाई कोई ऑफिस उसको मिला हुआ है, जैसे ये नवाजते हैं हुकूमतें आके अपने बंदों को, वो मेरिट को पे बंदों की अपॉइंटमेंट नहीं करते, तो उनको जब चैलेंज करना है तो ज़रूरी नहीं है कि कोई एग्रीव्ड पर्सन ही करे। जैसे अब इसमें चलें एग्जांपल नहीं देते फिर वो सियासी बात हो जाएगी, लेकिन जब इस किस्म की कोवरेंटो की होगी तब भी ज़रूरी नहीं है कि पर्सन एग्रीव्ड हो, कोई भी पर्सन जाके उसमें एप्लीकेशन दे सकता है कि ये जी इसका मेरिट पे भर्ती नहीं हुई या जो कुछ भी इससे रिलेटेड है तो इससे पूछा जाए, सो वहाँ पे एग्रीव्ड होना ज़रूरी नहीं है। सी, ऑन द एप्लीकेशन ऑफ एनी एग्रीव्ड पर्सन, जहाँ पे एग्रीव होना ज़रूरी है। मेक एन ऑर्डर, एक ऑर्डर कर सकती है, गिविंग सच डायरेक्शंस दे सकती है टू एनी पर्सन और अथॉरिटी, किसी भी पर्सन को किसी भी कोर्ट अथॉरिटी को कोर्ट ऑर्डर कर सकती है, डायरेक्शंस दे सकती है, इंक्लूडिंग एनी गवर्नमेंट एक्सरसाइजिंग एनी पावर, किसी भी गवर्नमेंट को ऑर्डर कर सकती है जो अपनी पावर्स को एक्सरसाइज कर रही हो, और परफॉर्मिंग एनी फंक्शंस एंड या कोई फंक्शंस परफॉर्म कर रही हो, और इन रिलेशन टू एनी टेरिटरी विद इन द जुरिस्डिक्शन ऑफ दैट कोर्ट। अब ये भी जुरिस्डिक्शन की टेरिटोरी की बात कर रहे हैं, उसमें होना चाहिए। एज मे बी अप्रोप्रिएट, जितना कोर्ट को लगे ये अप्रोप्रिएट है, इस किस्म की डायरेक्शन दे सकती है, किसी भी पर्सन को दे सकती है, किसी भी गवर्नमेंट को दे सकती है जो उस टेरिटोरी में काम कर रही हो। अब किस लिए, फॉर द इन्फोर्समेंट ऑफ एनी ऑफ द फंडामेंटल राइट्स कन्फर्ड बाय द चैप्टर 1 ऑफ पार्ट 2। ये फंडामेंटल राइट्स जो चैप्टर 1 में दिए गए हैं पार्ट 2 में, ये उनसे रिलेटेड है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको सेपरेट क्लॉज में रखा गया। देखें फंडामेंटल राइट्स जो हमें बताए गए हैं उनसे रिलेटेड अगर एग्रीव्ड पर्सन ने कोई पटिशन फाइल की है तो कोर्ट किसी भी पर्सन को, किसी भी गवर्नमेंट को किसी भी किस्म की डायरेक्शंस दे सकती है जो कि लगता है उसको अप्रोप्रिएट है, ताकि इसके किसी पर्सन के फंडामेंटल राइट्स को इन्फ्रिंज ना किया जा सके। इसमें बड़ा वर्ड्स को भी अगर देखें तो कह रहे हैं एज मे बी अप्रोप्रिएट, ये वर्ड यूज़ किया गया, यानी जैसा कोर्ट को लगेगा कोर्ट उन फंडामेंटल राइट्स को उन पे इम्प्लीमेंटेशन करवाने के लिए एग्रीव्ड पार्टी की एप्लीकेशन पे ऑर्डर करेगी। ये बड़ा इंपॉर्टेंट था। सब आर्टिकल 2 सब्जेक्ट टू कॉन्स्टिट्यूशन, अब ये कह रहे हैं वही कॉन्स्टिट्यूशन में अगर कोई रिस्ट्रिक्शंस है, द राइट टू मूव अ हाई कोर्ट फॉर द इन्फोर्समेंट ऑफ एनी ऑफ द फंडामेंटल राइट्स कन्फर्ड बाय द चैप्टर 1 ऑफ पार्ट 2 शैल नॉट बी एब्रिज्ड, यानी अगर हाई कोर्ट वगैरह को मूव भी कर रहे हो तो जो फंडामेंटल वाली राइट्स की पावर्स है ना उनको आप एब्रिज नहीं कर सकते हो, महदूद नहीं कर सकते हो। सब आर्टिकल 3 एन ऑर्डर शैल नॉट बी मेड अंडर क्लॉज 1, अब ये क्लॉज 1 में
हमें सब आर्टिकल 1 में जो भी कोर्ट ऑर्डर्स कर सकती है। अब ये सब आर्टिकल 3 बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये आर्म्ड फोर्सेस पे अप्लाई नहीं होता, बेसिकली इसमें ये बताया गया। लेकिन लैंग्वेज क्या है, एन ऑर्डर शैल नॉट बी मेड अंडर क्लॉज 1 ऑन द एप्लीकेशन मेड बाई और इन रिलेशन टू अ पर्सन हु एज अ मेंबर ऑफ द आर्म्ड फोर्सेज ऑफ पाकिस्तान। ना तो किसी आर्म्ड फोर्सेस का जो मेंबर है उसकी तरफ से अगर कोई एप्लीकेशन दी जाए तो कोई ऑर्डर नहीं किया जाएगा, या किसी की तरफ से उस आर्म्ड फोर्सेस के मेंबर के अगेंस्ट अगर कोई एप्लीकेशन दी गई है तो उस पर कोर्ट ऑर्डर नहीं करेगी। और हु इज़ फॉर द टाइम बीइंग सब्जेक्ट टू एनी लॉ रिलेटिंग टू एनी ऑफ दोज फोर्सेस, यानी उस पर जो लॉज लगते हैं वो आर्म्ड फोर्सेस के लगते हैं। इन रिस्पेक्ट ऑफ हिज टर्म्स एंड कंडीशंस ऑफ सर्विस, उसके सर्विस जो कोई भी उसकी टर्म्स हैं, उसकी सर्विस की कंडीशंस हैं, उसके रिलेटेड अगर कोई पर्सन हाई कोर्ट में ऑर्डर फाइल एप्लीकेशन फ़ाइल करेगा अंडर आर्टिकल 199 तो वो नहीं सुनी जाएगी, क्योंकि उसको ट्रीट किया जाना है उसके आर्म्ड फोर्सेस के जो भी कानून है उनके अंडर। पहली बात आ गई, इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी मैटर अराइजिंग आउट ऑफ ए सर्विस, या उसकी सर्विस से रिलेटेड कोई भी मैटर अराइज हो रहा है उससे रिलेटेड। और इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी एक्शन टेकन इन रिलेशन टू हिम एज अ मेंबर ऑफ द आर्म्ड फोर्सेज ऑफ पाकिस्तान और एज अ पर्सन सब्जेक्ट टू सच लॉ, तो या फिर उसके अगेंस्ट किसी किस्म का कोई एक्शन वगैरह भी लिया गया है तो इस सिचुएशन में भी उनको अंडर आर्टिकल 199 अगर कोई पिटीशन फाइल की गई है तो उस पर कोर्ट कोई डायरेक्शन अंडर आर्टिकल 1 सब आर्टिकल 1 नहीं दे सकती। देखें जो ये आर्म्ड फोर्सेस होते हैं इनके अपने कानून होते हैं, इन्होंने उसके अकॉर्डिंगली ही इनको ट्रीट वगैरह किया जाता है, ये इनका अपना सारा सिस्टम होता है। तो यहाँ पे हाई कोर्ट उनके मैटर्स में सर्विस से रिलेटेड या किसी भी किस्म का एक्शन वगैरह लिया गया हो, कोई भी मैटर राइज हो रहा हो तो हाई कोर्ट उसमें इंटरफेयर नहीं कर सकती। 4, अब ये इंटरम ऑर्डर से रिलेटेड है, वेयर अब इसमें आगे ए भी 2 क्लॉजेस डाली हैं। ए, एन एप्लीकेशन इज़ मेड टू द हाई कोर्ट फॉर एन ऑर्डर अंडर पैराग्राफ ए और पैराग्राफ सी ऑफ क्लॉज 1। क्लॉज 1 में पैराग्राफ ए या पैराग्राफ सी से रिलेटेड अगर कोई एप्लीकेशन फ़ाइल की गई है और कोर्ट ने उस पर ऑर्डर करना है, तो इसमें जब इंटरम ऑर्डर देखना है तो कोर्ट ने क्या देखना होगा वो बी में बता रहे हैं। द मेकिंग ऑफ एन इंटरम ऑर्डर वुड हैव इफेक्ट ऑफ प्रिजुडिसिंग और इंटरफेयरिंग विद द कैरिंग आउट ऑफ पब्लिक वर्क और ऑफ अदरवाइज बीइंग हार्मफुल टू पब्लिक इंटरेस्ट। तो कोर्ट ने ये कंसिडर करना है कि क्या ये अगर हम इंटरम ऑर्डर देते हैं तो इससे पब्लिक इंटरेस्ट तो नहीं उसमें इंटरफेरेंस हो रही, क्या ये हार्मफुल तो नहीं है पब्लिक इंटरेस्ट के। सेकेंडली, और स्टेट प्रॉपर्टी या स्टेट प्रॉपर्टी के अगेंस्ट अगर हम ये कोई इंटरम ऑर्डर दे रहे हैं तो उसको तो नहीं ये हार्मफुल है। और ऑफ इम्पीडिंग द असेसमेंट और कलेक्शन ऑफ पब्लिक रेवेन्यूज़, या अगर हम ये कोई इंटरम ऑर्डर देते हैं तो इससे कोई जो रेवेन्यू वगैरह पब्लिक रेवेन्यूज़ वगैरह कलेक्ट होने हैं या उनकी असेसमेंट होनी है तो उनमें तो नहीं कोई उनको तो नहीं ये हार्मफुल होगा ये ऑर्डर इंटरम ऑर्डर, ये कोर्ट ने देखना होता है। जब भी एप्लीकेशन फ़ाइल की जाएगी और कोर्ट ने फिर पहले नोटिस देना होता है दूसरी पार्टी को। अब आगे वो यही कह रहे हैं ए बी में ये कंडीशंस होंगी एप्लीकेशन फ़ाइल की, बी की कंडीशंस कोर्ट अपने जहन में रखेगी और उसके बाद क्या करेगी, द कोर्ट शैल नॉट मेक एन इंटरम ऑर्डर अनलेस, जब कोर्ट तब तक इंटरम ऑर्डर नहीं यानी कोई स्टे वगैरह तब तक ग्रांट नहीं करेगी unless the prescribed law officer has been given notice of such application, जब तक कि जो prescribed law officer है कोर्ट ऑफिसर है उसको नोटिस नहीं हो जाता, डिपार्टमेंट जो है उनको इन्फॉर्म नहीं किया जाता कि भाई आपके अगेंस्ट ये एप्लीकेशन आ गई है, नोटिस देना ज़रूरी है। एंड ही और एनी पर्सन ऑथराइज्ड बाई हिम इन दैट बिहाफ, तो वो लॉ ऑफिसर या कोई भी पर्सन जो ऑथराइज्ड है हैज़ हैड एन अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड, तो उनको अपॉर्चुनिटी दी जाएगी कि भाई आके जवाब दो। एंड द कोर्ट, और जवाब सुनने के बाद फॉर द रीजंस टू बी रिकॉर्डेड इन राइटिंग, तो कोर्ट ने अगर स्टे देना है इंटरम ऑर्डर देना है तो अपनी रीजंस को रिकॉर्ड करेगी। फॉर रीजंस टू बी रिकॉर्डेड इन राइटिंग इज सेटिस्फाइड दैट द इंटरम ऑर्डर वुड नॉट हैव सच इफेक्ट एज अफोरसेड, वो अगर कोर्ट इंटरम ऑर्डर दे रही है तो अपनी रीजनिंग में बताएगी कि हार्मफुल वगैरह नहीं है। नंबर 2, वुड हैव द इफेक्ट ऑफ सस्पेंडिंग एन ऑर्डर, और ये जो ऑर्डर कर रहा है कोर्ट कर रही है इंटरम ऑर्डर, वुड हैव द इफेक्ट ऑफ सस्पेंडिंग एन ऑर्डर, किसी ऑर्डर को सस्पेंड कर सकती है और प्रोसीडिंग्स या प्रोसीडिंग को विच ऑन द फेस ऑफ द रिकॉर्ड इज़ विदाउट जुरिस्डिक्शन, जो कि स्ट्रेट वे लगता है कि भाई ये विदाउट जुरिस्डिक्शन ये ऑर्डर पास किया गया था या ये प्रोसीडिंग्स
की गई थी तो उनको कोर्ट अपने इंटरिम ऑर्डर के ज़रिए सस्पेंड कर सकती है। सो ये नोटिस देना ज़रूरी है, उसके बाद होता है। अब 4A इसके साथ अटैच किया गया, ये 18th अमेंडमेंट में डाला गया था। एन इंटरिम ऑर्डर मेड बाय द हाई कोर्ट ऑन एन एप्लीकेशन मेड टू इट to question the validity or legal effect of any order made, proceedings taken or act done by an authority or person which has been made, taken or done or proposed to have been made, taken or done under any law which is specified in part 1 of the first schedule or relates to or is connected with state property or assessment or collection of public revenues shall ceases to have effect on the expiration of a period of 6 months following the day on which it is made। कहते हैं जब ये कोई इंटरिम ऑर्डर इस किस्म का कोर्ट पास करेगी इन मैटर से रिलेटेड, तो फिर वो ऑर्डर ऑटोमेटिकली जिस दिन वो ऑर्डर पास किया गया था इंटरिम ऑर्डर, उसके नेक्स्ट डे से 6 महीने बाद ऑटोमेटिकली वो ख़त्म हो जाएगा। provided that the matter shall be finally decided by the High Court within 6 months from the date on which the interim order is made। अब यहाँ पे फर्दर बता रहे हैं कि कोर्ट ने जब ये इंटरिम ऑर्डर देना है तो 6 महीने के बाद, 6 महीने के अंदर अंदर फाइनली उस पटिशन को, उस एप्लीकेशन को डिसाइड करना है, क्योंकि इंटरिम ऑर्डर उसमें दिया हुआ था। अब 4B इसके साथ ये अटैच की गई है। अब इसमें क्या कहते हैं, every case in which on an application under clause 1 the high court has made an interim order, कोई भी ऐसी एप्लीकेशन जिसमें कोर्ट ने किसी भी किस्म का इंटरिम ऑर्डर दिया हुआ है, shall be disposed of by high court on merits within 6 months from the day on which it is made। तो ज़रूरी है कि 6 महीने के अंदर अंदर कोर्ट ने उसको डिसाइड करना है unless the high court is prevented from doing so for sufficient cause to be recorded। देखें ऊपर 4A में इन्होंने कह दिया था कि जो कोई अगर इंटरिम ऑर्डर कोर्ट उस सिचुएशन में पास कर रही है जहाँ पर नोटिस भी दिया गया था और वो किसी स्टेट प्रॉपर्टी से रिलेटेड है, पब्लिक इंटरेस्ट से रिलेटेड है, और अगर कोर्ट ने उसमें इंटरिम ऑर्डर दिया है तो 6 महीने के बाद वो ऑटोमेटिकली ख़त्म हो जाएगा। और आगे ये भी कह दिया था जब इंटरिम ऑर्डर दिया है तो 6 महीने के अंदर अंदर कोर्ट ने उस पटिशन को फाइनली डिसाइड करना है। 4B में आके कह दिया एवरी केस इन विच ऑन एप्लीकेशन, कोई भी केस, कोई भी पटिशन अंडर आर्टिकल 199 जिसमें कोर्ट ने कोई इंटरिम ऑर्डर दिया हुआ है तो उसको 6 महीने के टाइम पीरियड के अंदर अंदर हाई कोर्ट ने डिसाइड करना है। अनलेस, अब ये अनलेस डाल के तो सारा ही काम ख़राब हो गया, अनलेस द हाई कोर्ट इज़ प्रिवेंटेड फ्रॉम डूइंग सो फॉर सफिशेंट कॉज टू बी रिकॉर्डेड, कि अगर तो कोर्ट को रोका गया और सफिशेंट कॉज है तो कोर्ट ने वो रीज़न दे कि ज़रूरी नहीं कि वो 6 महीने में डिसाइड ही होनी है। सो यहाँ पे अनलेस करके तो फिर आगे काम को खोल दिया गया, इसीलिए रिट पटिशनें हैं जो वो साल हर साल पेंडिंग रहती हैं। बहरहाल जो कानून कह रहा है वो कह रहा है 6 महीने में डिसाइड करो, लेकिन अगर इंटरिम ऑर्डर दिया हुआ है, अगर कोई स्टे वगैरह दिया हुआ है, लेकिन अगर कोई ऐसी रीज़न है जिसकी वजह से नहीं डिसाइड हुआ तो उनको रिकॉर्ड करके तो फिर आगे चलाते जाओ, साल हर साल चलने दो उनको। सब आर्टिकल 5, अब इस सब आर्टिकल 5 में डेफिनेशन दी गई है, बताया गया पर्सन में कौन कौन इंक्लूड है, प्रिस्क्राइब्ड लॉ ऑफिसर्स में कौन कौन से आते हैं लोग। सो पर्सन के लिए कहते हैं पर्सन इंक्लूड्स एनी बॉडी पॉलिटिकल और कॉरपोरेट, कोई भी पॉलिटिकल या कॉरपोरेट बॉडी है वो पर्सन की डेफिनेशन में आती है। एनी अथॉरिटी ऑफ और अंडर द कंट्रोल ऑफ, कोई भी ऐसी अथॉरिटी जो फेडरल गवर्नमेंट के या प्रोविंशियल गवर्नमेंट के अंडर आती है वो पर्सन की डेफिनेशन में आएंगी। एंड एनी कोर्ट और ट्रिब्यूनल, जितनी भी कोर्ट्स हैं और ट्रिब्यूनल्स हैं वो इस कोर्ट की डेफिनेशन में आएंगे। लेकिन अब आगे बता रहे हैं कि पर्सन की डेफिनेशन में कौन कौन नहीं आएगा। नंबर 1 सुप्रीम कोर्ट, कह रहे हैं अदर दैन द सुप्रीम कोर्ट, ऑब्वियसली सुप्रीम कोर्ट हायर कोर्ट है तो वो इस डेफिनेशन में नहीं आती। नंबर 2 अ हाई कोर्ट, कोई भी हाई कोर्ट वो भी इस पर्सन की डेफिनेशन में नहीं आती। एक हाई कोर्ट किसी दूसरी हाई कोर्ट के अगेंस्ट केस नहीं सुन सकती। सो सुप्रीम कोर्ट नहीं आ सकती, हाई कोर्ट नहीं आ सकती, कोई और कोर्ट या ट्रिब्यूनल ऐसा जो कि आर्म्ड फोर्सेस के लॉ के अंडर बनाया हो वो भी पर्सन के डेफिनेशन में नहीं आता। उनके अगेंस्ट हाई कोर्ट ने मैटर को उसको नहीं सुनना। सो पर्सन में कौन कौन आ जाते हैं, कोई भी पॉलिटिकल या कॉरपोरेट बॉडी, कोई भी ऐसी अथॉरिटी जो फेडरेशन के, वफाक के या
प्रोविंशियल गवर्नमेंट उनके अंडर हों, कोई भी कोर्ट या ट्रिब्यूनल वो होंगे। अब कौन कौन से नहीं है, सुप्रीम कोर्ट, कोई हाई कोर्ट या कोई ऐसा कोर्ट या ट्रिब्यूनल जो कि आर्म्ड फोर्सेस के लॉ के अंडर बनाए हों। बी प्रेस्क्राइब्ड लॉ ऑफिसर्स, अब ये कौन से होते हैं, देखें ए में कह रहे हैं इन रिलेशन टू एन एप्लीकेशन अफेक्टिंग द फेडरल गवर्नमेंट और एन अथॉरिटी ऑफ और अंडर द कंट्रोल ऑफ फेडरल गवर्नमेंट द अटॉर्नी जनरल। पहली बात देखें, ये समझने वाली है, जब भी केस फाइल किया जाएगा, कोई भी पटिशन फाइल की जाएगी अंडर आर्टिकल 199 जिसमें वफाक को पार्टी बनाया गया, फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान को पार्टी बनाया गया, तो उस सिचुएशन में अटॉर्नी जनरल प्रेस्क्राइब्ड लॉ ऑफिसर होंगे, उनका ऑफिस आके रिप्लाई वगैरह जमा करवाएगा। लेकिन दूसरी किसी भी सिचुएशन में एडवोकेट जनरल उस सूबे के जो भी हैं, जिस भी सूबे में है, पंजाब में है, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, वहाँ का किसी भी दूसरे मैटर में एडवोकेट जनरल जो होते हैं वो प्रेस्क्राइब्ड लॉ ऑफिसर होते हैं। अगर तो वफाक के अगेंस्ट है तो अटॉर्नी जनरल, उनका ऑफिस प्रेस्क्राइब्ड लॉ ऑफिसर होगा, और अगर किसी भी दूसरे मैटर में वहाँ पे एडवोकेट जनरल होंगे। अब ये था आर्टिकल 199। अगर हम इसको सम अप करें, एक दो ज़रूरी बातें यहाँ पे मैं आर्टिकल 199 के रिगार्डिंग कर दूँ। देखें, हमारे जब भी हमने कोई हाई कोर्ट में पटिशन भी फ़ाइल करनी है ना, तो वहाँ पे अंडर आर्टिकल रिट पटिशन अंडर आर्टिकल 199 हम ये लिखते हैं, हेडिंग में ये होता है। प्लस फिर जब हम अपनी कॉलेज लाइफ में, यूनिवर्सिटी वगैरह में लॉ को पढ़ रहे होते हैं, तो हमें वहाँ पे एक ज़ोर दिया जाता है, रिट ऑफ सैरिशोरी, रिट ऑफ मैंडमस, रिट ऑफ हैबियस कॉर्पस। लेकिन अगर हम आर्टिकल 199 को देखें, बाय नेम कोई जो रिटें हमें पढ़ाई जाती हैं कॉलेज लाइफ में, वो इसमें मेंशन नहीं है। इसमें क्लॉज 1 में 2 बता दी गई हैं सिचुएशंस के, ये ऑर्डर दे सकते हैं, नहीं दे सकते हैं। बाय नेम कोई रिट नहीं है, और रिट का वर्ड भी इवन आर्टिकल 199 में यूज़ नहीं किया गया। लेकिन हमारे एक भेड़ चाल चलती है, चलता आ रहा है, जब इससे पहले कॉन्स्टिट्यूशन थे वो 56 और 62 वाला, वहाँ पे बाय नेम रिट पिटिशन थी, रिट ऑफ मैंडमस, को वारंटो, हैबियस कॉर्पस, रिट ऑफ प्रोहिबिशन। लेकिन अब हमारे 1973 के कॉन्स्टिट्यूशन में बाय नेम ये नहीं है। सो ये मेन बात थी, लेकिन आज भी हमें वही उसी तरह पढ़ाया जाता है। लेकिन इसमें ये हैं वही ऑलमोस्ट रिट्स जो हम पढ़ते हैं, लेकिन बाय नेम नहीं है, इनको थोड़ा वाइडर किया गया इस आर्टिकल 199 में। दैट्स ऑल अबाउट आर्टिकल 199 जुरिस्डिक्शन ऑफ हाई कोर्ट। थैंक यू वेरी मच जी, टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।